वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और अपन कंटिन्यू कर रहे थे डाइसैकेराइड्स के बारे में। और डाइसैकेराइड के अंदर तीन एग्जांपल अपने पास में ऑलरेडी थे। तीन एग्जांपल और डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ रहे थे और उसी को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। डाइसैकेराइड्स। चलो तो डाइसैकेराइड को अपन देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे इसकी स्ट्रक्चर थी और क्या क्या इसके अंदर रहती है। डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स के अंदर तीन एग्जांपल अपने पास में रहते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल था, उसका नाम था सुक्रोज। सुक्रोज फर्स्ट स्ट्रक्चर थी। और सुक्रोज की जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर दो मोनोमर यूनिट्स थी। एक इसमें होता है ग्लूकोज और दूसरी इसमें स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों जब कंबाइंड होते हैं तो एक डाइसैकेराइड के रूप में सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड यहाँ पर डाइसैकेराइड यूनिट रहती है अपने पास में माल्टोज। माल्टोज और माल्टोज की स्ट्रक्चर के अंदर दो यहाँ पर मोनोमर यूनिट्स और होते हैं, आप अच्छे से जानते भी हो। एक होता है इसमें ग्लूकोज और दूसरा फिर होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के साथ में ग्लूकोज ऐड होता है तो जाके माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। और थर्ड अपने पास में डाइसैकेराइड यूनिट रहती है जिसका नाम अपन ने पढ़ा भी है और काफी कुछ, और उस स्ट्रक्चर का नाम है लैक्टोज। लैक्टोज की स्ट्रक्चर है। और लैक्टोज की स्ट्रक्चर के अंदर दो मोनोमर यूनिट्स होते हैं। एक का नाम होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज, और दूसरी स्ट्रक्चर का नाम होता है गैलाक्टोज। याद रखना बच्चों, सेकंड स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पर है गैलाक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलाक्टोज दोनों स्ट्रक्चर मिलकर के लैक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। और आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ कि लैक्टोज की जो स्ट्रक्चर है वो होती कैसी है, केमिकली किस टाइप से होता है। इन चीजों को नोट कर लो और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं रन कर रहा हूँ और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके अपन देखेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। बाकी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और जनरल प्रॉपर्टी सारी चीजें अपन ने ऑलरेडी देख भी ली थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आप हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज को नोट करो। स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, हेडिंग नोट करो, स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है। लैक्टोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए देखना, यहाँ पर दो यूनिट्स होती है। एक यूनिट का नाम होता है गैलाक्टोज और दूसरी का नाम होता है ग्लूकोज। तो फर्स्ट यूनिट इसमें रहती है गैलाक्टोज, गैलाक्टोज, और दूसरी स्ट्रक्चर इसके अंदर रहती है ग्लूकोज। ग्लूकोज और गैलाक्टोज दोनों इसमें आकर के ऐड हो जाती है, ग्लूकोज प्लस यहाँ पर गैलाक्टोज। और दोनों की स्ट्रक्चर को देखना कैसे कैसे एग्जिस्ट करती है। तो गैलाक्टोज की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में होती है, ग्लूकोज की तरह ही होती है, थोड़ा सा उसमें रिवर्स टाइप होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर को अपन ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। इस स्ट्रक्चर के अंदर नॉर्मल यहाँ पर ग्लूकोज की तरह स्ट्रक्चर रहती है, तो इसमें बड़ा नहीं है, सिंपल ये ग्लूकोज की तरह स्ट्रक्चर। और दूसरा फिर इसमें ग्लूकोज की तरह दूसरी स्ट्रक्चर पर ग्लूकोज खुद ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर दूसरी स्ट्रक्चर फिर ग्लूकोज। और यहाँ पर पायरेन की तरह बीच में ऑक्सीजन डाल दिया और ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर अपन एच और ओ एच ग्रुप दिखा देते हैं और इसको थोड़ा फ्लैग पोल बना देते, थोड़ा सा लंबा बना देते कार्बन नंबर 6 की पोजीशन। इधर की तरफ भी इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ और ये यहाँ पर कार्बन नंबर 6 की पोजीशन है। ये कार्बन नंबर यहाँ 5 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 4 का हो गया, ये कार्बन नंबर इसका 1 है, ये कार्बन नंबर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर 4, ये कार्बन नंबर 5 और ऊपर कार्बन नंबर 6 की स्ट्रक्चर। और यहाँ पर अपन ग्लूकोज को ड्रॉ करेंगे तो ग्लूकोज के अंदर यहाँ पर लिखा जाता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो यहाँ पर बीटा कैपिटल डी और बैक्सर होती है इसलिए प्लस, और आगे लिखा जाएगा ग्लूकोज। ये स्ट्रक्चर है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। और बीटा डी प्लस ग्लूकोज का मतलब कार्बन नंबर 1 और 2 के ऊपर जो ओ एच ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड के अंदर है। तो यहाँ पर ओ एच ग्रुप ऊपर और कार्बन नंबर 2 पर ओ एच ग्रुप नीचे की तरफ आ गया। बाकी यहाँ स्ट्रक्चर में ओ एच ग्रुप ऊपर की तरफ, एच नीचे, उधर ओ एच नीचे, एच ऊपर, यहाँ एच नीचे, और ऊपर की तरफ यहाँ रहेगा सी एच टू ओ एच ग्रुप, सी एच टू ओ एच ग्रुप। ये तो स्ट्रक्चर है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। इसके साथ में दूसरी स्ट्रक्चर अपन प्रूव करते हैं गैलाक्टोज। गैलाक्टोज की स्ट्रक्चर जस्ट ग्लूकोज की तरह ही है, बस उसके अंदर रिवर्स कंडीशन डाल देते हैं। रिवर्स कंडीशन क्या डालनी है,
यहाँ पे जितने भी ग्रुप है बस इनको इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करना, और वो भी कौन से, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के ग्रुप को इंटरचेंज करना, बाकी सारा सेम का सेम रहेगा, है ना। तो कार्बन नंबर 4 पे जो ग्रुप है बस इसको इंटरचेंज करते हैं, 1 वाले को भी इतना इंटरचेंज नहीं करते। तो 1 वाले के लिए सेम का सेम यहाँ पर लिखेंगे, इधर की तरफ हो जाएगा ओ एच ग्रुप। यहाँ पे देख रहे हैं तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर ऊपर की तरफ ओ एच ग्रुप, नीचे एच ग्रुप, इधर नीचे की तरफ ओ एच ग्रुप, इधर एच ग्रुप, कार्बन नंबर 3 पे ऊपर ओ एच ग्रुप, इधर एच ग्रुप। अब ये पोजीशन इस ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में अपने को चेंज करनी है, तो ग्लूकोज से गैलेक्टोज का फॉर्मेशन कैसे करोगे, तो यहाँ जो ओ एच नीचे है इस ओ एच को ऊपर डाल, और यहाँ एच ऊपर है इसको नीचे डाल दो, बाकी यहाँ पे एच सेम रहेगा। और ऊपर कार्बन नंबर 6 है, यहाँ पे भी अगेन सी एच टू ओ एच सेम रहेगा, सी एच टू ओ एच। बस ये स्ट्रक्चर हो चुकी है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखाओगे, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कुछ इस टाइप से बनेगा, आप जानते हो अच्छे से। तो यहाँ से एक तरफ ले लो एच, और फिर यहाँ से ले लो ओ एच। तो एच और ओ एच दोनों को यहाँ से मिला करके, और बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग शो करते हैं, तो बॉन्डिंग शो करने के लिए इधर से एच, और नीचे वाले कार्बन नंबर 4 से ले लो ओ एच। तो एच और ओ एच दोनों को यहाँ से जब रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से एच टू को अपन लिखेंगे माइनस एच टू। जैसे यहाँ से माइनस एच टू होगा तो बीच में यहाँ पर ऑक्सीजन, और इधर कार्बन नंबर 4 के बीच में ऑक्सीजन, तो इधर की तरफ कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ग्लाइकोसिडिक बीच में जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को लिखा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ से फॉर्म हो जाती है, इस टाइप में स्ट्रक्चर रहती है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे रहती है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन 4 के बीच में यहाँ पर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और इसको नोट कर लो। मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर सेम की सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसको मैं दिखाता हूँ। नहीं ड्रॉ किया है कोई भी चलेगा, तो मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर इसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ। और अब जो स्ट्रक्चर रहेगी उसी को अपन वापस लिखेंगे यहाँ पर लैक्टोज, लैक्टोज की स्ट्रक्चर। और यहाँ पर लैक्टोज की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से इनको सिंपल फॉर्म के अंदर में ड्रॉ करके दिखाना। तो सिंपल फॉर्म में जब अपन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन इस टाइप में यहाँ डाल देंगे, ये यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन, और फिर यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन 1 और 4 के बीच में, ये कार्बन नंबर और इधर की तरफ कार्बन नंबर 4 दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और बॉन्ड को अपन ब्लैक से दिखा देते हैं, इस टाइप बीच में ऑक्सीजन आकर के कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में ऐड हो जाएगा। और बाकी जो ग्रुप रहेगा उस ग्रुप के अंदर यहाँ से सेम स्ट्रक्चर रहेगी, ये स्ट्रक्चर ऐसे रहेगी, यहाँ ऑक्सीजन डाल दो और बीच में इसके पास से बॉन्ड बनाओ, और ये ग्रुप डाल दो इधर की तरफ, ये ग्रुप डाल, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, और ये ऊपर की तरफ कार्बन नंबर 6 पर सी एच टू ओ एच टू ऊपर की तरफ। और बाकी अगर पोजिशन को देखें तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, सी एच टू ओ एच टू ऊपर की तरफ। ये बीटा था, बीटा मतलब यहाँ पर ओ एच ऊपर एच नीचे, और यहाँ पर एच ऊपर ओ एच नीचे। यहाँ पे अगर ओ एच ऊपर रहेगा एच नीचे रहेगा, यहाँ से ओ एच था ऑलरेडी सेटल हो चुका, यहाँ से एच और इधर भी एच। ये तो स्ट्रक्चर, अब इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए। तो इस स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ था एच, इधर की तरफ था ओ एच, इधर की तरफ था एच, इधर ओ एच ऊपर, इधर एच नीचे। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ओ एच को डाला जाता है ऊपर और एच को नीचे। ये स्ट्रक्चर जो ड्रू ये है, इस स्ट्रक्चर को लिखा जाता है लैक्टोज स्ट्रक्चर। और इसमें इस गैलेक्टोज के अंदर कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज के अंदर कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। और ये स्ट्रक्चर है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। बाकी जनरल स्ट्रक्चर के बाद में इसकी प्रॉपर्टीज अपन ने पिछली क्लास में ऑलरेडी नोट कर ली। और प्रॉपर्टीज के अंदर इसका मेल्टिंग पॉइंट है जो कि 203 के अराउंड आता है, और वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, बट जितने भी अल्कोहल है, ईथर है, उसके अंदर इनसोल्यूबल था। तो ये जनरल स्ट्रक्चर थी, और इसको अपन डाइसैकेराइड के अंदर पढ़ा है यहाँ पर। नेक्स्ट आप हेडिंग नोट कर लीजिए, पॉलीसैकेराइड। अपन जब इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे तो फर्स्ट में मोनोसैकेराइड पढ़ा था, जिसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ा। ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो एल्डोहेक्सोज की, और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कीटोहेक्सोज। ओके। और फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा है यहाँ पर डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड के अंदर, हाँ करो करो नोट करो,
और फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था डाइसेकेराइड, जिसके अंदर 3 स्ट्रक्चर थी, और 3 स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट में था सुक्रोज, दूसरा था माल्टोज, और थर्ड है अपने पास में लैक्टोज। और जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स की मोनोमर यूनिट्स है आपस में जब कंबाइंड होते थे इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है यहाँ पर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विच टाइप्स बॉन्ड टेक प्लेस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट यूनिट या मोनोमर यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट attach with each other by which type bond. So then we write here glycosidic bond bound to monomer units. तो ये नोट हो चुका होगा आप लोगों का, और मैं नेक्स्ट सेशन पे जा रहा हूँ, अगले पेज पे जा रहा हूँ। और नेक्स्ट अपन नोट करने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स चल नोट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और इसका आपने नोट कर लिया है ऑलरेडी। तो नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स की स्ट्रक्चर। पॉलीसैकेराइड के अंदर जनरल अपन कुछ यहाँ पर पॉइंट नोट करेंगे, और उसके बाद में पॉलीसैकेराइड को पढ़ने जाएंगे। देखिए पॉलीसैकेराइड की जितनी भी स्ट्रक्चर होती है ये सारी की सारी नेचुरल पॉलीमर होते हैं। पॉलीसैकेराइड सारे के सारे नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, और इसके अंदर मोनोमर यूनिट्स भी होती है, कुछ इसके अंदर डाइसैकेराइड यानी कि ओलिगोसैकेराइड की यूनिट भी होती है। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये सारे जुड़ करके पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। और पॉलीसैकेराइड की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर बहुत सारे सेम टाइप्स के यूनिट भी होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर यूनिट्स भी होते हैं। अगर सेम टाइप्स के सारे मोनोमर यूनिट होंगे तो उसको लिखा जाता है होमो पॉलीसैकेराइड्स, और अगर अलग अलग टाइप्स के वहां पर मोनोमर यूनिट्स होंगे तो उसको लिखा जाएगा हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स। तो यहाँ पर पॉलीसैकेराइड दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट में थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी नोट करो, लैंग्वेज के अंदर लिखो पॉलीसैकेराइड आर नेचुरल पॉलीमर। लिखो आगे, पॉलीसैकेराइड, polysaccharides are natural polymer. Polysaccharides are polymer, natural polymer. Its monomer units are its monomer units. Its monomer units. Its monomer units are monosaccharide and units are monosaccharide, monosaccharides or yeah and oligosaccharides. Monosaccharides and oligosaccharides. यहाँ पर जो मोनोमर यूनिट्स होती है वो मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड भी हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में नोट कीजिए, द मोलिकुलर वेट ऑफ द मोलिकुलर वेट ऑफ द मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीसैकेराइड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स may be up to may be up to many thousands इनका जो वेट होता है वो डाल्टन यूनिट के अंदर मेजरमेंट किया जाता है, और इनकी जो मोनोमर यूनिट्स में जो मोलिकुलर वेट होता है वो कई हजार गुना ज्यादा होता है, 1000 डाल्टन और इससे भी अधिक होता है। नेक्स्ट इसके अंदर नोट कीजिए कि पॉलीसैकेराइड्स आर लीनियर एंड पॉलीसैकेराइड्स आर पॉलीसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स आर linear and linear and branched structure, linear and branched structure where where general formula general formula is written as C6H10O5 whole n, where n stand for very large number, where n stand for
stand for very large number, n stand for very large number। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने साथ साथ के अंदर, और लिखा आपने पॉलीसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड एक नेचुरल पॉलीमर होती है। इसके अंदर मोनोमर यूनिट्स को देखा तो वो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड यानी कि ओलिगोसेकेराइड की यूनिट इसके अंदर होती है। और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है पॉलीसेकेराइड्स का, वो यहाँ पर कई हजार गुणों के अंदर होता है, कई हजार गुणों के अंदर इसका होता है। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। चलो, पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर लीनियर भी हो सकती है और उसके साथ में ब्रांच स्ट्रक्चर भी होती है। लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल सिंपल लेयर बनती है, बट इसमें जब ब्रांच बनती है तो इसमें इंटरलॉकिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, क्रॉस लिंकिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला दैट इज C6H10O5 होल n के फॉर्म में लिखा जाता है। और यहाँ पर जो n स्मॉल n है दैट इज स्टैंड फॉर वेरी लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट, जो यहाँ पर रिपीटेशन यूनिट बनती है उनके लिए यहाँ पर n लिखा जाता है, स्मॉल n लिखा जाता है। चलो, अब आप लोगों ने इसको नोट कर लिया और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं रन कर रहा हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पर लिखना पॉलीसेकेराइड्स आर ऑफ टू टाइप्स। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखो polysaccharides are of two types. Polysaccharides are of two types. तो नेक्स्ट में नोट कीजिए polysaccharides are of two types. Polysaccharides are of two types, जिसके अंदर फर्स्ट में लिखो यहाँ पर homopolysaccharides, homopolysaccharides, homopolysaccharides। फर्स्ट में नोट करा होमोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स आप वर्ड से अच्छे से समझ चुके होंगे कि होमोपॉलीसेकेराइड जो होते हैं इसका जो कंपोजिशन फॉर्म होता है उसके अंदर ओनली वन टाइप्स मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड्स यूनिट्स होते हैं। ओनली वन टाइप्स मोनोमर यूनिट्स जब आपस में आकर के जुड़ते हैं, सेम टाइप्स के जब ग्रुप आकर के आगे रिपीटेशन शो करते हैं तो उस प्रकार के पॉलीमर को होमोपॉलीसेकेराइड्स के नाम से जानते हैं। उनका पॉलीमर जो फॉर्म होता है ओनली सिंगल टाइप्स के मोनोमर यूनिट्स का एकदम रिपीटिंग यूनिट्स होता है। और मोनोमर होमोपॉलीसेकेराइड्स है, इसमें अपन डायरेक्ट एग्जांपल नोट करेंगे। और एग्जांपल के अंदर फर्स्ट एग्जांपल, और फर्स्ट एग्जांपल के अंदर यहाँ पर लिखना फर्स्ट स्ट्रक्चर में स्टार्च। होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर लिखना फर्स्ट स्ट्रक्चर में स्टार्च। स्टार्च के बाद में दो नंबर पे यहाँ पे नोट करना सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। सेकंड नंबर पे यहाँ पे सेल्यूलोज। थर्ड पे लिखो यहाँ पर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। और फोर्थ पे लिखना इसमें इंसुलिन, इंसुलिन। और इंसुलिन के बाद में यहाँ पर काइटिन भी नोट कर सकते हैं। जिन बच्चे यहाँ पर क्रिएटिन करेंगे तो वो क्रिएटिन नहीं होता, काइटिन होता है, CHITIN, दैट इज काइटिन। और ये सारे के सारे होमोपॉलीसेकेराइड। होमो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिंपल और सिंगल टाइप्स की मोनोमर यूनिट्स का एक रिपीटिंग फंक्शन होता है पूरा का पूरा, तो इसको होमोपॉलीसेकेराइड्स के नाम से जानते हैं। तो ये होमोपॉलीसेकेराइड की स्ट्रक्चर होगी। एग्जाम्पल नोट कर लो आप फास्ट, और फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ। और होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, इंसुलिन और काइटिन, ये सारे के सारे होमोपॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर, तो होमो के बाद में नेक्स्ट वर्ड आएगा अपने पास में हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। चलो आपने नोट कर लिया, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। और सेकंड पे नोट करना हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। सेकंड नंबर पे लिखो आगे HETERO, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है? अच्छा, इसकी डेफिनेशन भी ड्रॉ कर लीजिए, वैसे आप जानते होंगे वो हेटेरो क्या होता है। तो लिखो these are composed of, लिखा दो these are composed of, these are composed of different type, these are composed of different type of monomer molecules, different type of monomer molecules, different type monomer molecules का यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होता है तब जाके फिर इसका होता है। उर्वशी बच्चा क्या लिख रहा है कि सर आई एम लिविंग फ्रॉम लुकिंग अगेन एंड अगेन, ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है? उर्वशी लिख रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है।
ओके ओके, बाकी किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या, एक बार बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड की आपने यहाँ पर डेफिनेशन नोट कर ली है कि इनका जो कंपोजिशन फॉर्म होता है उसके अंदर सिंपल टाइप्स और सिंगल टाइप्स का नहीं होकर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर यूनिट्स आकर के आपस में यहाँ पर ऐड होते हैं। और डिफरेंट टाइप के जब मोनोमर यूनिट्स आपस में ऐड होते हैं तो उसको हेट्रोपॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। ओके ओके, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। चलो इसके एग्जांपल भी आप लोग नोट कर लो यहाँ पर। और एग्जांपल के अंदर फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर लिखना स्टार्च। फर्स्ट एग्जांपल स्टार्च। सेकंड एग्जांपल के अंदर लिखना यहाँ पर सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ देम। तो एक तो यहाँ पर स्टार्च हो जाएगा और स्टार्च के साथ में सेल्यूलोज वैसे ऊपर लिख लिया अपन ने, तो यहाँ पर नेक्स्ट नोट नोट कर लीजिए ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन भी इसी टाइप का यहाँ पर होता है ना। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर यूनिट्स होते हैं। और इसके अंदर एग्जांपल के अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होता है, वो भी इसी के अंदर काउंट किया जाता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और स्टार्च की स्ट्रक्चर है ये भी वैसे होमोपॉलीसैकेराइड में होती है। तो एक ही स्ट्रक्चर यहाँ पे नोट कर लो इसको काट करके, और एग्जांपल के अंदर लिख दो म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड एग्जांपल वापस नोट करना, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स स्ट्रक्चर यहाँ पे रहती है। ओके, ज्यादा टाइम अलाउ नहीं कर रहा है तो एक बार आप जल्दी से नोट कर लेना। म्यूकोपॉलीसैकेराइड की स्ट्रक्चर यहाँ पर म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड के रूप में रहने वाली स्ट्रक्चर। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और क्लास बिल्कुल अच्छे से रन कर रही है। नोट आपने कर लिया होगा, हेट्रोपॉलीसैकेराइड पे बात कर रहे थे और हेट्रो के अंदर यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के कंपोनेंट मोनोमर यूनिट्स आकर के आपस में जुड़ती है। और अपने सिलेबस के अंदर जो मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड है उसके अंदर अपन स्टार्च पढ़ने वाले हैं, स्टार्च के साथ में अपन सेल्यूलोज पढ़ने वाले हैं। बस दो ही पॉलीसेकेराइड पे सिलेबस में रहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर या नेक्स्ट पेज के ऊपर आप हेडिंग नोट करो स्टार्च। अभी हेडिंग नोट कर लीजिए स्टार्च। स्टार्च स्टार्च क्या है आप लोग अच्छे से देखते हो, घरों के अंदर जो चावल बनाते हैं चावल के अंदर मेन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च है। बाजरा है, गेहूं है, मक्का है, इनको जब ग्राइंड करते हैं इसको पीसते हैं तो जो आटा अपने को एक्वायर होता है, आटा जो है ना वो आटा यहाँ पर स्टार्च है। तो स्टार्च नॉर्मली एक सबसे सिंपलेस्ट टाइप का और काफी मात्रा में अवेलेबल यहाँ पर स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। और ये पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होता है। पॉलीसेकेराइड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है, एक होता है इसमें एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपैक्टिक। वो स्ट्रक्चर आपस में आकर के इसके अंदर ऐड होती है और सिंगल टाइप्स के मोनोमर यूनिट्स एक इसमें लीनियर और ब्रांच फॉर्म का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो डेफिनेशन स्टार्च और स्टार्च के अंदर कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट करना। स्टार्च में लिखना दैट इज अ मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दैट इज अ दैट इज अ मेन source of that is the main source of carbohydrate, main source of carbohydrate, that is the main source of carbohydrate, and and it stored in plant, and it stored in plants। प्लांट के अंदर जो फूड मटेरियल है वो स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पर ऐड होता है, स्टोर होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर इसका जो स्टोरेज होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इसका स्टोरेज हमेशा हमेशा बॉडी के अंदर जो स्टोरेज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर लिखो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ स्टार्च। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ स्टार्च इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ स्टार्च इज। अब यहाँ पे फॉर्मूला आप नोट करना। फॉर्मूले के अंदर आप लिखोगे यहाँ पर C6H10O5, C6H10O5 और पीछे लगा दोगे होल एन। C6H10O5 और पीछे लगा दोगे होल एन। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। नेक्स्ट लिखे आगे सोर्स। कहाँ कहाँ से अपने को स्टार्च एक्वायर होता है तो इसके सोर्स के कुछ एग्जांपल लिखिए। सोर्स के अंदर फर्स्ट यहाँ पे लिखिए वीट। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर लिखिए यहाँ पर वीट। सेकंड में लिखना यहाँ पर मेज, मक्का, MEIZ, मेज, मक्का यहाँ पे एग्जांपल में रहेगा। और थर्ड एग्जांपल के अंदर यहाँ पे आप लिख सकते हो राइस, पोटैटो, राइस। फिर आप लिख सकते हो इसमें पोटैटो,
पोटैटो के साथ में आप व्हीट हो गया, बाजरा यहाँ पर लिख सकते हो। ये सारे के सारे एग्जाम्पल यहाँ पर मोनोमर यूनिट्स के पास में मतलब स्टार्च के एग्जाम्पल रहते हैं। ये सारे के सारे स्टार्च के एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर का कैसे फॉर्मेशन होता है उस पर भी अपन बात करते हैं। स्ट्रक्चर केमिकली कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है। चलो नोट हो चुका है और आपने दो तीन ही पॉइंट लिखे हैं। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है और प्लांट के अंदर फूड मटेरियल का स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्टार्च के रूप में लिखा अपन ने, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ स्टार्च, तो ये फॉर्मूला रहता है C6H10O5 होल एंड रहता है। और एग्जाम्पल के अंदर वीट, मीट, राइस, पोटैटो और बाजरा, ये सारे के सारे इसके अच्छे सोर्स माने जाते हैं। चलो हेडिंग आप नोट इसको कर लिया होगा और मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जा रहा हूँ। और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लिखना स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। हेडिंग नोट कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च की अगर अपन बात करें तो ये जो स्टार्च है इसका जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है और इसमें कौन कौन सी यूनिट्स आपस में ऐड होती है, तब जाकर के यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर भी लिखते हैं अपन ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड और एंजाइम, है ना। इसका जब डाइल्यूट एसिड के साथ में एंजाइम के साथ में हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो इसमें भी दो मोनोमर यूनिट्स यानी कि छोटी छोटी यूनिट्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। और मोनोमर यूनिट्स या फिर छोटी जो यूनिट होती है इसमें दो यूनिट्स होती है, एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपैक्टिन। तो इसके अंदर आगे स्ट्रक्चर के अंदर नोट कीजिए, स्ट्रक्चर में नोट लिखना आगे ऑन हाइड्रोलिसिस, लिखो आगे ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट एसिड और एंजाइम, विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के अंदर यहाँ पर एसिड कोई भी हो जैसे HCl है या फिर H2SO4 है, बस इनका एक डाइल्यूट फॉर्म लेते हैं। डाइल्यूट फॉर्म का मतलब जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन काफी हाई होती है तो इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर डाइल्यूट एसिड के साथ में एंजाइम के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो फाइनली डी ग्लूकोज का यहाँ पर फॉर्मेशन भी होता है। और नेक्स्ट लाइन में लिखना हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट एसिड, तो यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन, स्टार्च ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीसैकेराइड्स, इसके अंदर दो पॉलीसैकेराइड यूनिट्स इसके अंदर रहती है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टार्च, लिखो आगे स्टार्च कंसिस्ट, तो लिखो आगे स्टार्च कंसिस्ट ऑफ, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीसैकेराइड, टू polysaccharides, consist of two polysaccharides like H, like H। अब दो इसमें पॉलीसेकेराइड यूनिट कौन कौन सी होती है उसको देखो यहाँ पर। तो दो पॉलीसेकेराइड यूनिट्स इसके अंदर रहती है। फर्स्ट यूनिट का नाम है यहाँ पर एमाइलोज, नोट करना साथ में बच्चों। फर्स्ट स्ट्रक्चर को एमाइलोज बोला जाता है और सेकंड जो स्ट्रक्चर है उसको एमाइलोपैक्टिन बोला जाता है। सेकंड स्ट्रक्चर का नाम है एमाइलोपैक्टिन। तो सेकंड यहाँ पर एमाइलोपैक्टिन होती है। अच्छा, इस स्टार्च के अंदर जो एमाइलेज है ये ओनली 15 से 20% होता है, 15 से 20% तक होता है। बट एमाइलोपैक्टिन की जो स्ट्रक्चर है ये 80 से 90% होता है, 80 से 90% के बीच में रहता है। तो 80 से 90% के बीच में एमाइलोपैक्टिन रहता है। और यहाँ पर जो एमाइलेज है ये एमाइलेज यहाँ पर वाटर सोल्यूबल होता है। एमाइलोज यहाँ पर वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। बट जो एमाइलोपैक्टिन है ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है, वाटर इनसोल्यूबल। तो ये आज की क्लास थी, इसको मैं ज्यादा रन नहीं कर पाऊंगा, टाइम ज्यादा है भी नहीं अपनी क्लास में। और आज की क्लास को मैं फिनिश करने जा रहा हूँ, इसको आपने नोट कर लिया होगा। और इसकी केमिकल स्ट्रक्चर कैसे होती है, कैसे कैसे यूनिट्स इसमें आकर के जुड़ते हैं, एमाइलोज क्या होता है, एमाइलोपैक्टिन क्या होता है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, उन सभी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।